बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में सरिता अपने पति किशोर दास के साथ रहती थी। अभी दोनों की नई नई शादी हुई थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सरिता मां बनने वाली थी और उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है और सरिता बच्चे को जन्म देते समय ही अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लेती है। किशोर दास अपनी नवजात बच्ची को हाथ में उठाता है, उसका नाम गुनगुन रखता है और बहुत रोता है और सोचता है कि इतनी छोटी बच्ची बिन माँ के कैसे रह सकती है। इसलिए वह कुछ दिन बाद उर्मिला नाम की एक औरत से दूसरा विवाह कर लेता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। 1 साल बाद उर्मिला भी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वह रानी रखती है। उर्मिला अपनी बेटी के जन्म के बाद गुनगुन को पूरी तरह से भूल जाती है, जैसे उसकी कोई और भी जिम्मेदारी है। बस रानी से ही प्यार करती और गुनगुन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। ऐसे ही एक दिन गुनगुन अपनी सौतेली माँ के पास आती है और कहती है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मनहूस, तू पूरे 5 साल की होगी, अभी भी तुझसे खुद खाना लेकर खाया नहीं जाता। जब देखो मेरे पास आ जाती है, माँ ये दे दो, माँ वो दे दो। मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या? मैं अपनी बेटी को ना संभालूं? मैं 24 घंटे तेरे ऊपर ही ध्यान रखती रहूं कि मनहूस ने खाना खाया नहीं खाया, दूध पिया या नहीं पिया। चल जा, किचन में कुछ पड़ा होगा, जाकर खा ले। सारी नींद खराब कर दी। मनहूस तो दूसरी जिंदगी में मनहूसियत फैलाने के लिए ही बची है, वरना अपनी माँ के साथ तू भी मर चुकी होती। अपनी माँ को तो खा गई, पता नहीं डायन कितने लोगों को खाकर दम लेगी। माँ, मैं किचन में देख कर आ गई, कुछ भी नहीं है। दूध आपने रानी को पिला दिया और खाना जो आपने बनाया था वह आपने और पिताजी ने खा लिया। माँ, कुछ बना दीजिए ना, बहुत तेज भूख लगी है। जा मनहूस, पानी पीकर सो जा। तूने क्या मुझे अपनी नौकरानी समझा है जो मैं तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी और महारानी को खिलाऊंगी? सुबह नाश्ता बनेगा तो खा लेना, और हाँ, अगर नाश्ते के टाइम पर तू समय पर नहीं आई तो नाश्ता भी नहीं मिलेगा। समझ आ रही है ना? अब जा यहाँ से मनहूस। मम्मी, मेरा पिज्जा खाने का बहुत दिल कर रहा है, जल्दी से ऑर्डर करके मंगाइए ना। अरे मेरी प्यारी बिटिया को पिज्जा खाना है? पिज्जा क्या, मैं बर्गर, चाउमीन, मोमोज यह सब कुछ अभी ऑर्डर करके मंगा देती हूँ। मेरी प्यारी बेटी कुछ खाने का दिल करे और मैं उसके लिए ना मंगाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी प्यारी बिटिया रानी, रुक जा, अभी ऑर्डर करती हूँ। ऐसा कहकर उर्मिला रानी के लिए पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज यह सब कुछ ऑर्डर कर देती है। कुछ समय बाद यह सब चीजें आ भी जाती हैं। बेचारी गुनगुन 5 साल की बिन माँ की बच्ची अपनी सौतेली माँ का यह जुल्म सह रही थी। रानी और उर्मिला गुनगुन के सामने पिज्जा, बर्गर यह सब खा रही थी और वह भूखी बस उनका मुंह ताक रही थी और अपने रूम में जाकर पानी पीकर अपनी माँ की तस्वीर देखकर बहुत रोती है। माँ, क्या कोई इतना जालिम हो सकता है कि जितनी मेरी सौतेली माँ है मेरे लिए जानबूझकर खाना नहीं बनाती ताकि मैं खाना ना खा सकूं, ना ही दूध बचा कर रखती है, सब खत्म कर देती है। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब उनका दिल चाहता है तब मुझे एक रोटी खाने के लिए देती है। देखिए अपनी बेटी के लिए कैसे पिज्जा, बर्गर यह सब मंगाया और मैं भूखी पानी पीकर अपना गुजारा कर रही हूँ। पिताजी को भी कुछ नहीं बता सकते, उन्होंने मेरे लिए ही दूसरी शादी की। जब उन्हें पता चलेगा तो कितना दुख होगा। पिताजी कितनी मुश्किलों से समोसे बेचकर घर का गुजारा करते हैं और माँ और उन पैसों को उड़ा देती है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आपको मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था माँ। ऐसा कहकर गुनगुन बहुत रोती है और अपनी माँ की तस्वीर देखते देखते सो जाती है। अगले दिन गुनगुन जल्दी उठती है ताकि उसे नाश्ता मिल सके, लेकिन उर्मिला तो उर्मिला थी, वह जानबूझकर गुनगुन को भूखा रखती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और हमेशा गुनगुन के साथ ऐसा ही होता। 3-4 दिन में सिर्फ एक ही बार उसे खाने के लिए मिलता। गुनगुन स्कूल जाने के साथ घर के सारे काम भी करती, बर्तन, झाड़ू, पोंछा, सफाई, कपड़े धोना, इस्त्री करना, सभी काम। और रानी बस अपने दोस्तों के साथ घूमती, शॉपिंग करती, पार्टी करती। रानी को बस एंजॉय करने का ही पता था। और अब गुनगुन 15 वर्ष की हो चुकी थी और रानी 14 वर्ष की। ऐसे ही एक दिन किशोर दास समोसे बेचकर घर वापस आ रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु। कुछ लोग उसकी डेड बॉडी घर लेकर आते हैं, जिसे देखकर गुनगुन बहुत ज्यादा रोती है। तभी उर्मिला गुनगुन को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है,
मनहूस, मनहूस, मुझे तो पहले ही पता था तू डायन है, डायन। पता नहीं कितने लोगों को खाकर तेरा पेट भरेगा। पहले अपनी माँ को खा गई और अब पिता को। मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया। मेरी बेटी से उसका पिता, वह समोसे बेचकर आते थे तो घर का गुजारा चलता था। अब तो कोई कमाने वाला भी नहीं रहा। मनहूस, अपनी मनहूसी से तूने यह क्या कर दिया? मम्मी, मम्मी, आप टेंशन क्यों लेती हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है? ये नौकरानी है ना, जैसे पिताजी समोसे बेचते थे अब ये बेचेगी और हमारे लिए पैसे कमाएगी। उर्मिला और रानी को पैसों की टेंशन हो रही थी कि अब कौन कमाएगा, कैसे कमाएगा, और उधर गुनगुन को अपने पिता का खोने का बहुत बड़ा सदमा लगता है। उसका रो रो कर बुरा हाल था। कुछ समय बाद किशोर दास का दाह संस्कार हो जाता है। तभी उर्मिला गुनगुन से कहती है, मनहूस, अब घर में कोई कमाने वाला तो रहा नहीं। जो एक जरिया था वह तेरी मनहूसियत से हमें छोड़कर चला गया। अपने पिता की तरह तो भी समोसे बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर समोसे बनाना, उन्हें बेच कर आना। और ये मत सोच लेना समोसे बेचकर आने से तेरी छुट्टी हो जाएगी। घर के कामों से, घर के सारे काम भी तो ही करेगी। कपड़े धोना, झाड़ू पोंछा करना, सफाई करना, हमारे लिए नाश्ता बनाना, फिर आकर हमारे लिए खाना भी बनाना, यह सब तू ही करेगी। समझ रही है ना? माँ, यह तो गलत है। आपको पता है समोसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। रात भर जगकर समोसे बनाऊंगी, सुबह फिर उन्हें बेच कर आऊंगी, और फिर घर के इतने सारे काम, आपके लिए नाश्ता, खाना, यह सब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं अभी 15 साल की ही तो हूँ, और इन सब में मेरी पढ़ाई का क्या होगा? इस समय मुझे स्कूल जाने का तो समय मिलेगा ही नहीं। तो किसने कहा है कि तू स्कूल जाएगी? आज से तेरा स्कूल जाना बंद। स्कूल की फीस, कितने सारे खर्चे होते हैं, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए तेरा स्कूल जाना बंद। कौन सा तू कलेक्टर बन जाएगी? चुपचाप हमारे लिए समोसे बेच, पैसे कमा और घर के काम कर, यही तेरी औकात है। बेचारी गुनगुन क्या कर सकती थी? उसे अपनी सौतेली माँ की बात माननी पड़ती है। अब गुनगुन रात भर जाकर समोसे बनाने की तैयारी करती और सुबह उन्हें बेचने जाती, और समोसे बेचकर आने के बाद जो पैसे मिलते अपनी सौतेली माँ को दे देती, और फिर उसके बाद घर के सारे काम करती। अपनी सौतेली माँ और बहन के लिए नाश्ता बनाती, खाना बनाती, कपड़े धोती, इस्त्री करती, सफाई करती, और इन सबके बीच गुनगुन की पढ़ाई बहुत पीछे छूट जाती है। ऐसे ही एक दिन गुनगुन समोसे बेच रही थी, तभी उसके पास 6 से 7 बच्चे आते हैं जो फटे पुराने कपड़ों में होते हैं, बिल्कुल गरीब। तभी वह गुनगुन से कहते हैं, दीदी दीदी, आपके समोसे में से तो बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, पेट के चूहे और ज्यादा दौड़ रहे हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, यह समोसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं, एक बार खाकर तो देखो, और ज्यादा महंगे भी नहीं है, सिर्फ 5 रुपए का एक। बताओ तुम सबके लिए कितनी प्लेट लगाऊं? दीदी, हम जैसे अनाथ और गरीब बच्चों की किस्मत में समोसे खाना खरीदना कहाँ लिखा है? हम तो सिर्फ महक ही सूंघ सकते हैं और कुछ नहीं। आपको पता है हमने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया, तभी तो पेट में इतनी ज्यादा चूहे दौड़ रहे हैं। समोसों की महक सूंघकर अपना पेट भर रहे हैं और कुछ नहीं। मासूम बच्चों का यह जवाब सुनकर गुनगुन की आंखें बाहर आती हैं, और वह तभी सभी बच्चों के लिए 2-2 समोसों की 1-1 प्लेट बनाती है और उनसे कहती है, प्यारे बच्चों, तुम्हें महक सूंघने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इन्हें खाकर टेस्ट भी कर सकते हो, और तुम्हें पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। यह लो और पेट भरकर समोसे खाओ। मुझे पता है तुम्हें फ्री में समोसे खिलाने की मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मेरी सौतेली माँ मेरी बहुत पिटाई करेंगी, हो सकता है कि वह मुझे घर से भी बाहर निकाल दे, लेकिन मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही। यह लो, इन्हें खा लो। दीदी दीदी, आप कितनी अच्छी हो, काश दुनिया में सब लोग आप जैसे हो। हम जैसे गरीब और अनाथ कभी भूखे नहीं रहेंगे, हमें समय समय पर खाना मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समोसे देने के लिए। गुनगुन बच्चों को समोसे खाते देख बहुत खुश होती है, और जो समोसे बेचकर कमाई होती है वह जाकर अपनी सौतेली माँ को दे देती है। इतने थोड़े पैसे देखकर उर्मिला आग बबूला हो जाती है, और वह बेचारी गुनगुन की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और कहती है, मनहूस, आज तो तू सारे समोसे बेच कर आई है, लेकिन फिर भी इतने कम पैसे, पूरे 20 समोसों के पैसे कम हैं। बता वह पैसे कहाँ हैं? मुझसे पैसे बचा कर रखेगी, मुझसे झूठ बोलेगी? जल्दी मुझे पैसे दे, वरना मैं तेरी सारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। जल्दी मुझे पैसे देती है या नहीं? माँ, आपको पता है आज मेरी दुकान पर गरीब बच्चे आए थे और उनके पास समोसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मुझसे उनकी भूख देखी नहीं गई, बस इसलिए उन्हें फ्री में समोसे खिला दिए। माँ, भूखे बच्चों को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है।
मम्मी देखो तो इस नौकरानी को कैसे पुण्य कमाने की पड़ी है। आपका तो इसने सारा नुकसान ही कर दिया। हमारी खुशी से जलती है ये नौकरानी। हाँ बेटा, कह तो बिल्कुल सही रही है। यह मनहूस हमारी खुशियों से जलती है, लेकिन इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। आज रात तू घर के अंदर नहीं रहेगी, बाहर रहेगी और 5 दिन तक तुझे खाना भी नहीं मिलेगा। यही तेरी सजा होगी। हमारे लिए खाना बना और घर से बाहर निकल जा। बेचारी गुनगुन खाना बनाती है और घर से बाहर निकल जाती है। मौसम बहुत ज्यादा खराब था, बारिश शुरू हो जाती है। बेचारी गुनगुन बारिश में भीगती रहती है और अपने माता पिता को बहुत याद करती है। तभी उसके पास एक बहुत ही सुंदर परी आती है और वह गुनगुन से कहती है, गुनगुन तुम्हारी सौतेली माँ तो सच में बहुत ही ज्यादा अत्याचारी है। मैं हमेशा परी लोक से पृथ्वी पर लोगों की मदद करने आती हूँ और उन लोगों को ढूंढती हूँ जिनका दिल साफ हो और हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मैंने देखा किस तरह तुमने उन गरीब बच्चों की मदद की। तुम यह जानती थी कि इस मदद की तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे लोग दुनिया में कम ही होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन गुनगुन, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह लो जादुई पर्स, इसके अंदर तुम जब भी हाथ डालोगी तुम्हारा हाथ खाली नहीं आएगा। तुम्हें हमेशा पैसे मिलते रहेंगे और इस जादुई पर्स के पैसे कभी खत्म भी नहीं होंगे। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जादुई पर्स देने के लिए। लेकिन अब मैंने फैसला किया है, मैं इतनी जालिम औरत के घर और नहीं रह सकती। अब मैं जादुई पर्स की मदद से अपने लिए एक घर लूंगी और अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी जो मेरी सौतेली माँ ने छुड़वा दी है। परी गुनगुन को जादुई पर्स देकर अदृश्य हो जाती है। सुबह होने के बाद गुनगुन अपनी सौतेली माँ का घर छोड़ देती है और जादुई पर्स के अंदर हाथ डालती है तो उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिसकी मदद से वह अपना एक घर खरीदती है और अपना स्कूल में एडमिशन भी करा लेती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला और रानी दोनों गुनगुन को पागलों की तरह ढूंढ रही थी। तभी उर्मिला कहती है, रानी बेटा, लगता है इस बार हमने जो उस मनहूस को सजा दी हमारे लिए महंगी पड़ गई। मुझे लगा था सर छुपाने के लिए मनहूस के पास घर नहीं है तो घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, हमारा अत्याचार सहती रहेगी, लेकिन वह तो घर छोड़कर चली गई। अब समोसे कौन बेचेगा, कौन पैसे कमाएगा, हमारे लिए कौन काम करेगा? हम तो दुविधा में फंस गए बेटा। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी हमने उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही अत्याचार करना शुरू कर दिया था। पैसे कमाने वाली मशीन हाथ से निकल गई। अब हमें अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे और पैसे भी खुद ही कमाने पड़ेंगे। हमने उस मनहूस को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। अब हमारा क्या होगा मम्मी? ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत अफसोस करती हैं और वहीं दूसरी तरफ गुनगुन जादुई पर्स की मदद से गरीब, अनाथ और परेशान लोगों की बहुत मदद कर रही थी और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन उर्मिला और रानी को गुनगुन नजर आती है। वह कार में बैठकर कहीं जा रही थी, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी की आँख खुली की खुली रह जाती है। रानी बेटा, देख तो यह मनहूस कितनी बड़ी गाड़ी में जा रही है। इसका मतलब इस गांव में आकर बस गई। पता लगाना होगा इस मनहूस के पास इतना सब कुछ कहां से आया। असल में गुनगुन उदयपुर गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर रहने लगी थी ताकि वह अपनी सौतेली माँ के साय से बहुत दूर रहे। लेकिन उर्मिला और रानी को गुनगुन के घर का पता चल जाता है और उन्हें जादुई पर्स के बारे में भी पता चल जाता है और एक दिन दोनों माँ बेटी जादुई पर्स चुराकर घर आ जाती हैं। मम्मी, हमारे तो मजे आ गए। इस जादुई पर्स के अंदर जब भी हाथ डालेंगे तो पैसों की बरसात होती रहेगी। अब तो हमारे पास धन दौलत ही धन दौलत होगी और वह मनहूस दोबारा से गरीब हो जाएगी। हम ऐश करेंगे, मजे ही मजे। ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और जैसे ही उर्मिला जादुई पर्स के अंदर हाथ डालती है तो उसके अंदर से पैसे तो नहीं बल्कि सांप निकल कर आते हैं, जो दोनों माँ बेटी को तुरंत ही डस लेते हैं और तुरंत ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह उर्मिला और रानी को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और गुनगुन जादुई पर्स की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। अब उसकी जिंदगी में सौतेली माँ और सौतेली बहन का दूर दूर तक साया भी नहीं था। एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में आरोही और सपना दो बहनें अपनी माँ के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता की एक गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। दोनों बहनों की जिम्मेदारी सावित्री के ऊपर आ जाती है
और वह रात दिन मेहनत कर कर अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण क्या करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन अचानक सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वह बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। अपनी माँ को ऐसा देख दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह अपनी माँ को होश में लेकर आती हैं। बेटा, मुझे अब नहीं लगता मैं और जी पाऊंगी। मेरा तुम्हारे पापा के पास जाने का समय आ गया। आरोही बेटा, मेरे जाने के बाद तुमसे यह घर भी छीन जाएगा और तुम्हारे पास खाने पीने का कोई और साधन नहीं है। इसलिए बेटा, तुम अपने चाचा किशोर दास के घर चली जाना। तुम्हारे चाचा तो अच्छे हैं, लेकिन चाची थोड़ी गुस्से की तेज है। उनका गुस्सा बर्दाश्त कर लेना। अब एकमात्र सहारा वही घर है तुम्हारा। मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी बच्चियों। नहीं नहीं माँ, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। देखना, हम दोनों बहन आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। माँ, अपनी आंखें खोलो। अभी तो आप हमसे बातें कर रही थी, अचानक आपने अपनी आंखें बंद क्यों कर ली? माँ, अपनी आंखें तो खोलो। कृपया करके हमारी बात तो सुनो माँ। दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं और कुछ समय बाद अपनी माँ का दाह संस्कार कर देती हैं और अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश सोचकर अपने चाचा चाची के घर चली जाती हैं। दोनों बहनों को देखकर चाची सुमन आग बबूला हो जाती हैं और वह दोनों बहनों को जोर से थप्पड़ मारकर कहती हैं, तुम दोनों गरीब मनहूस बहनों की मेरे महल जैसे घर में पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई? तुमसे हमने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। तुम जैसे गरीबों से हमें कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी। सारा घर गंदा कर दिया। अभी इसे अच्छी तरह से पवित्र करवाना पड़ेगा। जाओ, निकलो यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। पता नहीं कहाँ से आ गए गरीब। चाची जी, हम दोनों अनाथ बहनें कहाँ जाएंगे? आपका ही तो सहारा है। हमें अपने घर में रहने की थोड़ी सी जगह दे दीजिए। सुमन, अब इतनी भी कठोर मत बनो। यह दोनों बेचारी अब कहाँ जाएंगी? सुमन अपने पति की बात मान जाती है और दोनों बहनों को अपने घर में रख लेती है, लेकिन सिर्फ एक नौकरानी बनाकर दोनों बहनों से गधों की तरह काम करवाती। जब दिल में आता तो बेरहमी से उनकी पिटाई भी कर दिया करती थी और खाने के नाम पर तो रूखा सूखा देती थी और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े। दोनों बहनें अपनी किस्मत समझकर इतनी अत्याचार वाली जिंदगी अपनी चाची के घर में व्यतीत कर रही थी। ऐसे ही एक दिन सुमन दोनों बहनों से बहुत ही ज्यादा काम करवाने के बाद सड़ा हुआ खाना देती है। दीदी, खाने में से तो बदबू आ रही है। दीदी, चाची ने सही कहा था कि वो हमारी नानी याद दिला देंगी। देखो तो आज हमसे कितना ज्यादा काम कराया और फिर भी क्या दिया? सड़ा हुआ खाना। मेरा शरीर दर्द के मारे दुख रहा है। भूख भी बहुत ज्यादा तेज लग रही है। दीदी, जिस तरह से चाची के बच्चे स्कूल जाते हैं, इसी तरह मैं भी जाना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, ताकि हम एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सके। सपना, मेरी प्यारी बहन, यह सपना बहुत अच्छा है, लेकिन यह सपना सपना ही रहेगा। चाची तुम्हें कभी पढ़ने की परमिशन नहीं देंगी। वो हमें नौकर मानती हैं। फिर तुम ही बताओ, वो तुम्हें स्कूल कैसे जाने देंगी? और आज तो देखो, उन्होंने हद ही पार कर दी। सड़ा हुआ खाना दिया है, वो भी 2 दिन बाद। अब तुम ही बताओ कि तुम स्कूल कैसे जाओगी? आरोही और सपना आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ सुमन आ जाती है और वह आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस आरोही बच्ची, मैंने तुझसे अदरक वाली चाय मांगी थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन तुम दोनों मनहूसों को तो समय पर खाना मिल जाता है, काम वाम तो कुछ करना पड़ता नहीं है, बस 24 घंटे बैठ जाती हैं और गप्पे लड़ाती रहती हैं। चाची जी, माफ कर दीजिए, मेरे दिमाग से निकल गया। बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी फटाफट आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर बेचारी आरोही जल्दी से अपनी चाची के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है और उनके रूम में लेकर जाती है और उनसे बहुत हिम्मत कर सपना की पढ़ाई के बारे में बात करती है। चाची जी, मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, आपकी कोई भी गुलामी, कोई भी अत्याचार सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है, कृपया करके सपना का सरकारी ही स्कूल में एडमिशन करवा दो। जब माँ जिंदा थी तो हम दोनों बहन सरकारी स्कूल में जाया करते थे, उसे पढ़ने का बहुत शौक है। आरोही के इतना कहते ही सुमन आग बबूला हो जाती है और वह गर्मा गर्म चाय की प्याली आरोही के ऊपर फेंक देती है, जिस वजह से उसका हाथ पूरी तरह से जल जाता है और वह उसी हाथ को मोड़कर उससे कहती है,
मनहूस, तेरी बहन को पढ़ लिखकर कौन सा कलेक्टर बन जाना है, रहेगी तो वो फिर भी मेरे घर की नौकरानी ही। आज तो तूने मेरे सामने ऐसी बात कर दी है, अगर तूने मेरे सामने स्कूल जाने की बात की तो फिर तुम दोनों बहनों को अपने घर से धक्के मारकर 1 मिनट में निकाल दूंगी, फिर रहना सड़क पर भीख मांगते हुए। मैंने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है, तुम्हारे लिए काफी नहीं है? महारानी की बहन को स्कूल जाना है, अब जा यहाँ से। मनहूस सारा मूड खराब कर दिया। बेचारी आरोही रोते हुए अपनी चाची के पास से आ जाती है। तभी सपना अपनी बहन के लिए हल्दी का लेप लेकर आती है और कहती है, दीदी मुझे माफ कर दो, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। दीदी यह हल्दी का लेप लगा लीजिए, इससे आपके जख्म ठीक हो जाएंगे और मैं आज के बाद स्कूल जाने की बात कभी नहीं करूंगी। अपने दिल और दिमाग से यह ख्याल निकाल दूंगी। दीदी आज की रात तो हमें पानी पीकर ही अपना गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि खाना तो सड़ा हुआ है। ऐसा कहकर सपना बहुत रोती है और आरोही भी अपने जख्मों पर हल्दी का लेप लगा लेती है और दोनों बहनें सड़ा हुआ खाना फेंककर पानी पीकर रोते रोते सो जाती हैं। सुबह हो जाने के बाद सुमन आरोही को बुलाती है और उससे कहती है, सुन करमचली, मेरी बहन आ रही है और मेरी बहन को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर देना और 5 तरह के अलग अलग पकवान भी बना देना। उसे अलग अलग वैरायटी के खाना खाना बहुत पसंद है। और तो सुन सपना की बच्ची, पूरे गार्डन की सफाई कर देना। अगर तुम दोनों मनहूस बहनों की वजह से कोई भी गलती हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो अब जाओ यहाँ से, अपने काम पर लग जाओ। पता नहीं वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब दोनों गरीब मनहूस बहन मेरे घर आई थी। बेचारी आरोही के हाथ में अभी भी छाले थे, उनमें अभी भी जलन हो रही थी, लेकिन वह अपनी चाची को काम करने से मना नहीं कर सकती थी। उसे मजबूरी में ऐसे ही छालों में घर का सारा काम करना पड़ता है। पहले वह पूरे घर की सफाई करती है, उसके बाद इतने दर्द में बहुत मुश्किलों से चूल्हे के पास जाकर 5 तरह के अलग अलग पकवान बनाती है। और सपना गार्डन की सफाई कर रही थी। ऐसे ही दोनों बहनें अपना अपना काम कर रही थी। कुछ समय बाद सुमन की बहन विनीता आ जाती है और दोनों बहनें डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी कि तभी विनीता की नजर दोनों बहनों के ऊपर जाती है। छी छी, अरे अरे सुमन, तूने इतनी ज्यादा फटीचर गरीब नौकरानियों को क्यों रखा है? इनके कपड़ों से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। क्या ये खाना इन्होंने बनाया है? अरे यार, तू तो मेरे स्टैंडर्ड को अच्छी तरह से जानती है कि मैं नौकरानी भी कैसी रखती हूँ। मुझे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे गरीबों का हाथ का खाना मैं खाऊंगी? कभी भी नहीं। ऐसी गरीबों को तू कैसे बर्दाश्त कर रही है? अरे यार विनीता, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम तो मेरी सबसे अच्छी बहन हो, तुम्हें तो मैं नाराज कर ही नहीं सकती। अगर तुम्हें यह नौकरानी पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, राहुल के पापा यहाँ पर नहीं है, अभी के अभी इन दोनों गरीब बहनों को धक्के मारकर निकाल देती हूँ। लेकिन यार बस तुम नाराज मत हो। अगर तुम नाराज हो गई तो मुझे क्लब की मेंबरशिप कैसे दिलाओगी? तुम दोनों फटीचर गरीब बहनों, जाओ, अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर यहाँ पर मत आ जाना। चाची जी, यह आप क्या कह रही हैं? इतनी रात को हम दोनों बहन कहाँ जाएंगे? हमारा तो आपके सिवा और कोई नहीं है। चाची जी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके हमें मत निकालिए। हाँ हाँ चाची, इतनी रात हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? हमें मत निकालिए, हमें मत निकालिए। हम दोनों बहनों से जो भी करने के लिए कहेंगे हम वो सब करने के लिए तैयार हैं और कोई शिकायत का मौका भी नहीं देंगे, लेकिन कृपया करके हमें मत निकालिए। दोनों बहनें अपनी चाची के सामने बहुत गिड़गिड़ाती हैं, उनके पैर भी पकड़ती हैं, लेकिन चाची को बेचारी दोनों अनाथ बहनों के ऊपर जरा भी रहम नहीं आता और वह धक्के मारकर दोनों को निकाल देती हैं। दोनों बहनें रात के अंधेरे में इधर से उधर भटक रही थी कि तभी उन्हें रास्ते में जाल में एक चिड़िया फंसी हुई नजर आती है जो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। आरोही तुरंत उसके पास जाती है, उसे जाल से बाहर निकालती है, नदी से पानी पिलाती है और जड़ी बूटी के पेड़ से लेकर कुछ जड़ी बूटियां उस चिड़िया के जख्मों पर लगाती है। जैसे ही वह चिड़िया ठीक होती है तो वह अपने असली रूप में आ जाती है। असल में वह एक बहुत सुंदर परी थी। तभी वह दोनों बहनों से कहती है, तुम दोनों बहन बहुत अच्छी हो। तुमने एक परिंदे को बचाने के लिए कितना प्रयास किया। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नदियों के जादुई 3 नेकलेस की नदी के पास लेकर चलती हूँ। ऐसा कहकर परी अपने साथ दोनों बहनों को नदियों के जादुई 3 नेकलेस के पास लेकर जाती है। एक नेकलेस की नदी में सोना बह रहा था, दूसरे नेकलेस की नदी में हीरे बह रहे थे और तीसरे नेकलेस की नदी के पास मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। वहां जाकर परी दोनों बहनों से कहती है,
आरोही और सपना, यह हमारी जादुई 3 नेकलेस की नदियां हैं। जिस नदी से सोना बह रहा है, अगर वह नेकलेस पहनती हो तो तुम्हारे सामने सोना ही सोना आ जाएगा, और अगर हीरे वाला नेकलेस पहनती हो तो तुम्हारे सामने हीरे ही हीरे आ जाएंगे। और अगर तुम जिस नेकलेस के पास छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं वह नेकलेस पहनती हो तो यह बच्चे चुड़ैल की कैद से आजाद हो जाएंगे और तुम्हें 10,000 रुपए मिलेंगे। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम सारी जिंदगी हीरे और सोना लेकर सारी जिंदगी ऐश करना चाहती हो, या फिर इन मासूम बच्चों को चुड़ैल की कैद से आजाद कराकर 10,000 रुपए लेना चाहती हो। परी जी, हमें हमेशा हमारी माँ ने समझाया है कि मुसीबत में आए लोगों की मदद करनी चाहिए और लालच तो कभी नहीं करना चाहिए। और यह मासूम बच्चे अपने परिवार से अलग हैं और परिवार की क्या अहमियत होती है हम दोनों बहन अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हम धन दौलत का लालच नहीं करेंगे। चुड़ैल से इन बच्चों को छुड़ाकर 10,000 रुपए लेकर अपना कोई काम शुरू करेंगे और मेहनत से कमाएंगे और खाएंगे। तुम दोनों ने धन दौलत का लालच नहीं किया, इसलिए मैं सोने और हीरे के नेकलेस तुम्हें देती हूँ। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गयी। सपना और आरोही परी को धन्यवाद कहकर सोने और हीरे के नेकलेस लेकर आ जाती हैं, जिनकी मदद से दोनों बहनों के पास बहुत सारी धन दौलत आ जाती है। दोनों बहन महल में एक महारानी वाली जिंदगी व्यतीत कर रही थीं और वह गांव के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ने भी जाने लगती हैं। अब उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब इस बात की खबर सुमन को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है। मेरे घर में सड़ा हुआ खाना खाने वाली मामूली सी नौकरानी आज महल जैसे घर में रह रही हैं और इतने बड़े स्कूल में पढ़ने भी जा रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? और गांव के गरीब लोगों को तो सोना और हीरे तो ऐसे बांट रही हैं जैसे किसी सुनहर की बेटियां हों। पता तो लगा नहीं होगा आखिर क्या गड़बड़ है। ऐसा सोचकर सुमन दोनों बहनों के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन जब दोनों बहनें नदियों के जादुई 3 नेकलेस के बारे में बात कर रही थीं, तो उसी समय उसे पता चल जाता है कि काली पहाड़ी के पीछे परी के जादुई नदियों के 3 नेकलेस हैं। और सुमन अपनी बहन विनीता के साथ नदियों के जादुई नेकलेस के पास पहुंच जाती है। दोनों बहनें लालची थीं। परी, हम बच्चों की मदद क्यों करेंगे? हमारी बला से चुड़ैल इन्हें पकाकर खा जाए, हम इनकी मदद नहीं करेंगे। इनकी मदद करने के चक्कर में क्या हम सोने और हीरे के नेकलेस ले जाना छोड़ देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें तो सोने और हीरे के नेकलेस चाहिए जिनकी मदद से हम माला माल हो जाएंगे, हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। हमें नहीं करनी किसी की भी मदद। क्यों विनीता, सही कह रही हूँ ना? दोनों बहनें धन दौलत का लालच करती हैं और वह सोने और हीरे की नदियों के जैसे ही नेकलेस पहनती हैं तो वह उसी नदी में डूबकर बहुत दूर चली जाती हैं और कभी वापस नहीं आती। इस तरह सुमन और विनीता को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ आरोही और सपना अपने अच्छे स्वभाव और उन्होंने लालच नहीं किया था, इसलिए वह एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती हैं।